मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? ऑडियो ठीक आ रही है? ये चेक करते हैं। everyone, ठीक है जी, शुरू करते हैं। विंड एनर्जी से शुरू कर रहा था आज। चलो, विंड एनर्जी। मिनिस्ट्री updated its wind turbine approval system, renaming the revised list of models and manufacturer to approved list of models and manufacturer और ALMM wind। ठीक है, कुछ बात नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये पूछेगा कभी? बिल्कुल नहीं पूछेगा। टरबाइन अप्रूवल सिस्टम बनाया है, ठीक है, कभी नहीं पूछने वाला। इंश्योर क्वालिटी एंड लेवल टरबाइन, कुछ नहीं, बताओ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इंडियाज विंड एनर्जी सेक्टर। इंडिया is currently ranked fourth in the world for installed wind power capacity, fourth M। ठीक है, wind contributing 4.69 of total electricity generation। wind potential of the country is करीब करीब 1200 गीगावाट। ठीक है, और इंडिया एम 10% ऑफ द ग्लोबल विंड एनर्जी इक्विपमेंट डिमांड बाई 2030। ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन मेरे को बनाना होगा, इन्हीं से बना दूंगा। गुड मॉर्निंग के साथ इन्हीं से बना दूंगा और इन्हीं में से प्रॉपरली बन भी जाएगा। ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन, ठीक है, गाइडलाइंस बनाई है कोल गैसिफिकेशन के लिए। डीलिंग विद रिपेयर प्रिपरेशन ऑफ माइनिंग एंड माइन क्लोजर प्लान फॉर यूसीजी ब्लॉक्स एक्सेट्रा। Guideline क्या है? To ensure scientific mine closure, companies will be required to maintain a escrow account with coal account organization। ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, कुछ नहीं आएगा मुझे। जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है ना, जो एक्ट एज एपीलेट अथॉरिटी इन केस डिस्प्यूट बिटवीन द कंज्यूमर एंड ओनर। कौन? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। कोल गैसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। Thermochemical process that convert the coal into syngas। syngas क्या होता है? A mixture of the carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide, methane and other gases, उनको कहते हैं syngas। Syngas can be used for electricity production, energy efficient fuel cell technology, produce downstream products like methanol, ammonium nitrate, synthetic natural gas and ammonia for यूरिया और फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऊपरा बेकार है। ठीक है, it involves partial oxidation at high temperature and pressure। Challenges for coal gasification technology: heavy upfront investment, high ash coal in India, unstable for gasification technology। ठीक है, uncertain supply, high input cost। ठीक है, coal gasification financial incentive scheme launched in 2024, ये अभी की है। ठीक है, to achieve 100 million ton of the coal gasification by 2050। अदिति स्कीम क्या है भाई? असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, अच्छा, इन इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। तो असिस्ट करेगा एनर्जी को डिप्लॉय करने में, कहाँ पे? इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट में। क्या है भाई? हेल्प एमएसएमई reduce energy consumption by 30 से 50%, improve power to power ratio, power to product ratio and support creation of green energy corridor। पावर से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, एलिजिबल एंटरप्राइजेस एमएसएमई और उद्यम आईडी।
ठीक है। entities must demonstrate 10% energy saving of implementing technologies. इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाया? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो पंखों के ऊपर स्टार रेटिंग देता है वो। ठीक है। स्कीम ड्यूरेशन 3 साल की रहेगी। बजट आउटले 1,000 करोड़ का रहेगा। टारगेटेड सेक्टर कौन से? 14 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे ब्रास, ब्रिक्स, सिरामिक, केमिकल, फिशरी, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच, फेज आउट, फर्स्ट फेज 60% इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एंड एडिशनल 100 क्लस्टर इन सेकंड फेज। क्लस्टर वाइज चल रहा है, मतलब एक ग्रुप ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप के हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा, पैसे उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। ठीक है। आगे चलो। स्कीम कंपोनेंट, इंटरेस्ट सबवेंशन 5% ऑफ फॉर एमएसएमई और 3% फॉर द मिड। अच्छा, 5% जो है इंटरेस्ट जो है वो माइक्रो स्मॉल को मिलेगा, माइक्रो स्मॉल को। 3% मीडियम को मिलेगा। ठीक है। स्ट्रीमलाइन इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट ग्रेड energy audit and preparation of detailed project report. Support provided technical handholding, financial incentives, assistance in conducting investment grade energy audit, etc. Corporate average fuel efficiency CAFE norms. Bureau of Energy Efficiency revised draft CAFE 3 and CAFE 4 norms, offering special relief for small costs and incentives for flex fuel and strong hybrid vehicles. CAFE norms क्या कहते हैं? CAFE first notified by the Government of India in 2017 under the Energy Conservation Act 2001. CAFE 3 norms shall come into the force from 1st April 2027 until 31st March 2032. Mitigation fuel consumption by lowering carbon dioxide emission, reduce oil dependency and air pollution. Applicability: passenger car with seating capacity not exceeding 9% including driver and gross weight not exceeding 3500 किलो। बी बी के बारे में बहुत चर्चा हुई है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आता है। रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी, BSME प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंट, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और सिद्धि पोर्टल। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 डेवलप्ड विद अलायंसेस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा आर ऑन टॉप परफॉर्मर। ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र टॉप परफॉर्मर है। ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, BRCS। Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare released guidelines for setting up BRCs under National Mission on Natural Farming. Natural farming. Bio Input Resource Center (BRCs) क्या है? Cluster level enterprises है where time tested locally prepared input formulation using biological entities are made available for purchase by farmers in defined geographical areas. मतलब वो ये नानी दादी के नुस्खे, लोकली प्रिपेयर्ड इनपुट फॉर्मुलेशन। ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारी पुरानी प्रैक्टिस है उसकी बेस्ट चीजों को इम्प्लाई करना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन बजट स्पीच 23-24 गवर्नमेंट हैड अनाउंस सेटिंग अप 10,000 BRCs अंडर NMF, ये नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। 10,000 BRCs मतलब सेंटर्स बनने हैं। 2023 में बने कितने हैं? 500 में। की फीचर ऑफ द गाइडलाइंस: फाइनेंशियल असिस्टेंस ₹1 lakh फॉर सेटिंग अप BRCs, एक्सक्लूड्स शेड्स, रेंटिंग ऑफ प्रीमिसेस एक्सेट्रा। कौन चलाएगा? हु कैन ऑपरेट BRCs? फार्मर प्रैक्टिसिंग नेचुरल फार्मिंग, फार्मर FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस,
उसके बाद एसएचजी कोऑपरेटिव्स, कृषि विज्ञान केंद्र विद गौशाला एट ग्राम पंचायत। ठीक है। पर्पस सर्व्ड बाय द बीआरसीज, maintaining the sale of the culture of biofertilizers and biopesticides for multiplication and use of farmers, preparation and sale of ready-to-use organic inputs, training farmers on preparation of botanical extracts and animal-based inputs, sharing knowledge on natural farming practices, sale of pheromone traps, lures, sticky traps, etc. आ गया National Mission on Natural Farming, promoting natural farming practices for providing safe and nutritious foods for all. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कितना शेयर है? 90 और 10, 90 हिल के लिए, 10 नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, 60 40 60 आपके अदर स्टेट्स के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब 90 आपका सेंटर करेगा, 10 आपका स्टेट करेगा, और ये 10 किसके लिए? हिली और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए। इस केस में 60 आपका सेंटर करेगा, 40 आपका स्टेट करेगा। ये होता है, और ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है मतलब ये हर जगह पे फिट हो जाता है। टिल 25-26 टेन्योर है। एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है, नेशनल स्टेयरिंग कमेटी एट नेशनल लेवल अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर। की टारगेट क्या है? 15,000 क्लस्टर इन ग्राम पंचायत विच आर विलिंग reach 1 crore farmers and initiate natural farming in 7.5 lakh hectare area. Around 2,000 natural farmer model demonstrated farmers shall be established at the Krishi Vigyan Kendra, agricultural universities and farmer yields. 30,000 Krishi Sakhis, community resource persons (CRP) for easy scaling up of natural farming practices and knowledge. तो कृषि सखी है 30,000 कृषि सखी, 3,000 नए वो बने थे सेंटर बीआरसी बने थे, 10,000 बीआरसी और 30,000 कृषि सखी। तो मतलब 1:3 वाला है, मतलब एक बीआरसी पे 3 कृषि सखी है। ठीक है। तो 10,000 बीआरसी पे 30,000 कृषि सखी है। तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। About natural farming, it is a chemical-free, low-input, climate-resilient farming system based on livestock and locally available resources while eliminating synthetic agrochemicals। ठीक है। उसके बाद स्टेट्स प्रैक्टिसिंग आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, गुजरात, हिमाचल, झारखंड। बेनिफिट क्या है? इम्प्रूव यील्ड, रिवाइटलाइज सॉइल माइक्रोबायोटा, improve soil health, improve agro-biodiversity, judicious water use, smaller carbon nitrogen footprint, use of bio-in-culmus nutrient content, increase bioavailability, मतलब बेस्ट हो जाएगा। तो मिट्टी के लिए शानदार है, बस बात खत्म। इतनी लॉन्ग गाली बढ़नी है। अब नेचुरल फार्मिंग के 5 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली बार प्री में आ चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। ठीक है। और मेंस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, दोनों में आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज अमृत पहला स्टेप होता है। बीज अमृत कहता है ट्रीटमेंट ऑफ द सीड्स यूजिंग काउ डंग, यूरिन और लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन। ठीक है। दूसरा जीव अमृत, एक्ट एज अ बायोस्टिमुलेंट, प्रमोट एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। फिर होता है मल्चिंग, आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मल्चिंग में क्या है? कवरिंग ऑफ सॉइल सरफेस यूजिंग द लाइव क्रॉप्स और स्ट्रॉ, डेड बायोप्लांट मास, जिससे हमस हमस बने उसमें, टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। चौथे पे है फाप्सा। वाप्सा में क्या होता है कि आप अर्थवॉर्म का यूज करते हो, जो आपका एक एयर कंपोनेंट बनाता है, जो मतलब अंदर घुसेगा वो निकलेगा, तो हवा की एरिया बनती है मिट्टी के अंदर। ठीक है। तो नेचुरल आपका हवा अंदर पहुंचती है, उसके लिए आपको फर्टिलाइजर्स या उसकी जरूरत नहीं करनी पड़ती। तो
एक्टिवेटिंग earthworm in soil for water vapors condensations। उसके बाद अब आप पांचवे पे करोगे कि वो जो फसल है उसको बचानी है, तो प्लांट प्रोटेक्शन स्प्रिंग बायोलॉजिकल कॉक्शन कॉन्कॉक्शन क्या लिख दिया है, टू प्रिवेंट डिजीज वीट प्रॉब्लम, मतलब फसल बचाने के लिए आप अपने देसी जुगाड़ लगाओगे। देखो समझो, पहले क्या है कि पहले तो आप जो बीज है उसकी क्वालिटी का टेस्ट कराओ, ठीक है। और वो खुद भी कर सकते हो, कैसे, मतलब गाय के डंग से, यूरिन से और लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन से। पहले बीज की टेस्टिंग करो, फिर बीज को डालो, ठीक है। बीज को एक्टिवेट करो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल के सॉइल के अंदर, फिर मल्चिंग करो, मतलब जो तुमने मतलब फसल लगाई है उसके ऊपर आप जो है क्या नाम है, जो प्लांट का बायोमास है वो लगाओ। उसके बाद अब उसमें अर्थवर्म छोड़ दो जिससे एयर पॉकेट्स बन सके। उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन करनी है तो स्प्रे करो। क्या स्प्रे करोगे? जो बायोलॉजिकल है, जो नेचुरल आपके काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स का उसका काम कर रहा है, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, उनका काम करो, ठीक है। तो ये सारा नेचुरल फार्मिंग है, इसमें कोई भी बाहर का कंपोनेंट यूज नहीं है। ऑर्गेनिक वर्सेस नेचुरल फार्मिंग सिस्टम क्या कहता है भाई? सिमिलैरिटीज, both are non-chemical system of farming, okay, largely relying on the biomass management, rejuvenation of natural nutrient recycling, crop rotation और multiple cropping, correct, ठीक है। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है, और ये हकीकत में मेंस में तो बिल्कुल आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सिमिलैरिटी तो ऑब्वियस है कि केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, किसी भी स्टेप में मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, ये तो कॉमन हो गया। डिफरेंस क्या है? इन्वॉल्व ऑफ फार्म परचेज ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल इनपुट, ठीक है। ऑफ फार्म परचेज, ऑफ फार्म परचेज मतलब आप बाहर से ऑर्गेनिक माल तो लेकर के आ ही रहे हो, जो बाहर से प्रोडक्ट तो लेकर के आ रहे हो, वो ये कह रहा है कि नहीं, एक्सटर्नल इनपुट की जरूरत नहीं है, आप अपने ही ऑन फार्म इनपुट को यूज करके बनाओ। मतलब ये दिस इज मोर टफ, ये टफ है, ठीक है। वो ये कह रहा है, कहता है कि जो रिसोर्स आपके पास हैं, रिसोर्स अवेलेबल हैं, उनसे करो, यहाँ पे मार्केट में जाने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। सॉइल करेक्शन, नीड बेस्ड सॉइल करेक्शन थ्रू नेचुरल माइंड मिनरल्स, वही है, फिर दुकान जाना पड़ेगा, इसमें ना 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 कीचड़ डाल दो, समझ रहे हो, बाहर का कुछ अलाउड नहीं है। एग्रो प्रैक्टिसेस, require practices like plowing, tilting, mixing of manure, weeding, ठीक है। इसमें भी ये नहीं नहीं मल्चिंग है इसमें तो, यार भाई ना, decomposition of organic matter by microbes, earthworms on soil surface, दिस चीज हुआ। पोस्ट एक्सपेंसिव है, दुकान लग गई यहाँ पे तो दुकान में जाना पड़ रहा था, एक्सपेंसिव हो गया। यहाँ पे लो कॉस्ट है क्योंकि घर की खेती, हर चीज घर के नुस्खों से होगी, समझ रहे हो। बट इसमें टैलेंट चाहिए, लिटरल नेचुरल फार्मिंग में आपको ज्ञानी होने की जरूरत है, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपको गाइडेंस मिल जाएगी, बट ये बहुत चैलेंजिंग होगा, हर मिट्टी के लिए, हर फसल के लिए अलग केस बनेगा इसमें। खैर आगे बढ़ो। अदर इनिशिएटिव टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेज knowledge partner for documentation of best practices, digitalization of success stories on natural farming, National Center for Organic and Natural Farming सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर नेशनल नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। कुछ नहीं है, आगे चलो। घिया,
हमारे यहाँ लौकी जो होती है ना, लौकी, किसी ने लौकी देखी है? लौकी, घिया, लौकी जो उसमें पड़ती है, मतलब ऐसी होती है, लंबी सी होती है, और यहाँ पे वो निकला होता है उसका, डंडी से निकली होती है, उसको लौकी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, लौकी, घिया। Globally important agricultural heritage system. Yeah, six new sites added to FAO's GIA program. क्या है भाई ये? About the sites include a traditional agroforestry system for erva mate plant in Brazil, specialized farming system in China for pearl mussel, white tea and pears. ठीक है. Ancestral system preserving vital food crops biodiversity in Mexico. ठीक है. A distinctive farming system in volcanic landscape, बस यही जानना था मुझे, of Lanzarote Island, Spain. ये पूछा जा सकता है, ये कहानी ऐसी है, मतलब ये ट्रेडिशनल सिस्टम है पहले तो, घिया सिस्टम जो अरबा मेड प्लांट इन ब्राजील, फिर उसके बाद कुछ चाइना की फसलें, बट है क्या है? ये एक डिस्टिंक्टिव फार्मिंग सिस्टम है, वोल्केनिक लैंडस्केप ऑफ लैंजारोट आइलैंड, स्पेन, स्पेन का डिस्टिंक्टिव वोल्केनिक लैंडस्केप फार्मिंग है। ठीक है भाई, सिस्टम आ गया, समझ में आ गया। देख लेते हैं पहले घिया को, देख लेते हैं गाइस, है क्या है। तो घियास आर एग्रो सिस्टम inhabited by communities that live in intricate relationship with their territories. Intricate relationship with their territories. These involved sites are resilient systems characterized by पहला, remarkable agrobiodiversity, diverse crop, livestock, natural ecosystem working in harmony. दूसरा, traditional knowledge, time tested practices passed down through generations. Third, invaluable culture, rich culture heritage and community tradition deeply connected to land. Fourth, beautiful landscapes, scenic agricultural landscapes shaped by human nature interaction. ठीक है. Sustainably managed by farmers, herders, fish poker, forest people, contributing to livelihood, food security. ठीक है. तो है क्या बेसिकली, ये आर एग्रो इकोसिस्टम इनहेबिटेड बाय कम्युनिटी दैट लिव इन द इंटीग्रेट रिलेशनशिप विद द टेरिटरीज, मतलब जिनको अपनी टेरिटरी से बहुत प्यार होता है. ठीक है, वो घिया होते हैं. चलो, अब उसमें क्या करते हैं, ये आपके एग्रो बायोडाइवर्सिटी करते हैं, मतलब एक फसल को नहीं उगाते, मल्टीपल फसल को उगाते हैं और डाइवर्सिफाई करते हैं क्रॉप. अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज यूज करते हैं, मतलब ये नेचुरल फार्मिंग की तरफ ज्यादा है. ठीक है. उसके बाद इनवैल्यूएबल कल्चर, अपने कल्चर को काफी अच्छे से रखते हैं. ठीक है, उनका लैंडस्केप बहुत अच्छा होता है. ठीक है, और मैनेज कैसे करते हैं अपने फार्मर, हर्डर, फिश फोक्स, फॉरेस्ट पीपल वगैरह वगैरह. तो एक इकोसिस्टम है बेसिकली गियास. ठीक है. गियास की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम. ग्लोबली इंपॉर्टेंट, ग्लोबली इंपॉर्टेंट ना, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम प्रोग्राम. ठीक है. अब इसमें आगे देखते हैं. जेनेसिस लॉन्च at World Summit for Sustainable Development in 2002. पर्पस क्या था? प्रोटेक्ट फैमिली फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम फ्रॉम थ्रेट सच एज क्लाइमेट चेंज, कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस. ठीक है. करंट स्टेटस क्या है? देयर आर 95 GIAHS sites in 28 countries, including Saffron Heritage of Kashmir, Korapat traditional agriculture in Odisha, Kutanad below sea level farming system in Kerala.
तो ये तीन चीजें जो है प्रीलिम्स के लिए सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इनमें से क्वेश्चन बनना चाहिए हमें, और बाकी कंट्री से क्या लेना देना। तो हमारी ये तीन जो हीरे हैं इनको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़े, अब एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री यही होगा और क्या है। गवर्नमेंट इशूड मॉडल रूल 2025 फॉर felling of trees on agricultural land to promote agro safety, felling of trees on agricultural land to promote agroforestry। क्या कहानी है देखते हैं थोड़ा सा। पहले तो रूल्स देख लेते हैं क्या बोला गया। एग्जिस्टिंग स्टेट लेवल कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट under wood-based industry establishment as regulation guidelines 2016 to oversee the rules. It would also advise states promoting agroforestry by easing tree felling, वाह, and transiting rule, मतलब पेड़ गिराने की अनुमति दे दो। चलो, applicant to register in National Timber Management System with land ownership detail. Felling permit issued for agricultural land with more than 10 trees. No objection certificate issued for the land with 10 or fewer trees. 10 पेड़ काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भैया, देखेंगे, देखते हैं ना क्या दिमाग लगा रहा है। आज मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। सुबह मेरे से लेने की हालत नहीं थी लेक्चर, मुश्किल से उठा, बहुत तेज पेन कर रहा है। Agroforestry in India, defined its land use system which integrate tree and shrubs on farmlands and rural landscape to enhance productivity, profitability, diversity and ecosystem sustainability। लैंड यूज सिस्टम है विच इंटीग्रेट ट्रीज और shrubs on farmland, मतलब एक फार्म है उसमें अभी क्या है कि पेड़ कहीं भी हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ये 10 को हटा दो, एक पाला बना लो। पाला मतलब होता है कि एक साइड बना लो कि यहाँ पे सिर्फ आपके ट्री 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 उगेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका खेत हो, फिर यहाँ पे ट्री ट्री। इससे क्या होगा कि जो हाईवे से हवा आती है या हाईवे से डस्ट आती है या हाईवे से गाड़ी आगे घुस जाती है, खेत खराब कर देती है, वो नहीं होगा। गाय वगैरह जो आएंगी जो खेत खराब करती है वो नहीं होगा, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं, तो जाएंगी कैसे। उसके बाद तेज हवा चलती है, जो नेचुरल कॉज से हवा चलती है, तो ये फसल खराब हो सकती है, वो हवा नहीं पहुंचेगी, तो प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि आपका जो ट्रीज वाला सिस्टम है और जो आपका फार्म है उसकी साठगांठ है। देखते हैं, डिफाइन एज अ लैंड यूज सिस्टम विच इंटीग्रेट ट्रीज एंड shrubs on farmland and rural landscape to enhance productivity, profitability, diversity and ecosystem sustainability। ठीक है। India's agroforestry plantation occupy 8% of the India's geographical land area, जो कि बहुत कम है, ठीक है। सिग्निफिकेंस, मिटिगेशन का क्लाइमेट चेंज थ्रू माइक्रो क्लाइमेट मॉडरेशन, कार्बन सिक्वेंसिंग, enhance productivity, soil fertility, conservation और optimize use of arable land। ठीक है भाई, आ गया समझ में। India's initiative for agroforestry, नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014, सबमिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री कंपोनेंट अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। India joined Bonn Convention, a Bonn challenge, pledged to bring into restoration of 13 million hectares of degraded and deforested land by the year 2020। ठीक है। भारत में किस कौन कौन से सिस्टम है? आपका एग्री सिल्वीकल्चर, मतलब कंबाइन क्रॉप्स विद ट्री, जो मैंने बताया था। हॉर्टिकल्चर, कंबाइन फ्रूट ट्री विद क्रॉप्स। सिल्वी, एग्री सिल्वी हॉर्टी, मतलब तीनों को मिला दिया। एग्री सिल्वी पास्चर, कैटल आ गया, पास्चर में कैटल हो जाता है। ओलेरिकल्चर में आपका वेजिटेबल आ गया, ठीक है। सिल्वी पास्चर, सिल्वी के अंदर आपका क्या नाम है, ट्री आ गया, और पास्चर में आपका लाइफ स्टॉक आ गया। लाइफ फेंसिंग,
हाँ बिल्कुल, शर्ब और ट्री फॉर्मिंग अ बाउंड्री, ये मैंने बताया तुमको। ट्री और शर्ब जो है वो आपकी बाउंड्री का काम करती हैं। सिल्वी और हॉर्टी सेरिकल्चर, इसमें ट्रीज और फ्रूट्स ही आ जाएगा सेरिकल्चर। सिल्वी और ओलेरिकल्चर वेजिटेबल आ जाएगा। मतलब वही एक दो कॉम्बिनेशन है, उन्हीं के 10 बना दिए। हॉर्टी पास्चर कंबाइन फ्रूट ट्री विद पास्चर और एनिमल। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसको याद करने की। आगे बढ़े। सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत? मुझको ना मजा नहीं आ रहा है इस ये मैगजीन खत्म होने में, नाम नहीं ले रही। 86 हो गई। मतलब आप सोचो कि 86/156, 50 पन्ने भी और है। माय गॉड, कहाँ जाके खत्म होगी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ऑडिट असल में क्या है, इन्वायरमेंट से आते करंट से क्वेश्चन है। और पीएमएफ जितना मर्जी पढ़ लो, अगर मान लो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को मिला करके अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में से मान लो 12 से 14 क्वेश्चन बने, तो 8 क्वेश्चन जो है ना वो पक्का कोई ना कोई करंट से पक्का पूछा जाएगा। 8 क्वेश्चन के आसपास कोई ना कोई एक स्टेटमेंट होगी या कुछ नहीं, एक ऐसी चीज होगी जो 8 क्वेश्चन में मिलेगी। 4 जो होंगे वो आपके स्टैटिक से होंगे। तो इसमें जबरदस्त साठ गांठ होती है करंट अफेयर की और स्टैटिक की। वहां मामला फंसता है। सबसे डेंजरस सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, सबसे डेंजरस। क्योंकि दो लाइन आ रही होती है, एक बतानी होती है, और ये सबसे ज्यादा नुकसान करा के जाती है। आ गया लो, इन्वायरमेंट ऑडिट EA rules 2025, why in the news? The Ministry of Environment, Forest and Climate Change notified EA rules 2025 about environment audit. Systematic audit, verification, examination, inspection, analysis of any project, activity or process having bearing on environment. EA differs from EIA as the latter is conducted prior to project establishment. Determine extent to which activities conforms to approved environmental management plan (EMP). Introduced in 1992 through the Rule 14 of the Environment Protection Rules in India. This rule mandated that entities engage in industries, operations, or processes requiring consent under Water Act 1974, Air Act 1981, or authorization under Hazardous Waste Management and Handling Rules 1989 must submit an annual environmental statement report. Okay. Report is submitted to the State Pollution Board each year. कोई चीज याद रखती है इनमें से? कुछ नहीं याद रखना है, फालतू है सब। ठीक है, इनमें से कुछ याद नहीं रखना। मतलब ऑडिट होता है, बात खत्म होगी। इतनी कलाकारी नहीं। और कहाँ होता है रिपोर्ट? जो स्टेट को होता है, स्टेट का स्टेट में होगा। अबाउट इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स, क्या रूल्स आ गए हैं भैया तुम्हारे देखने से? फॉर्मल फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग अक्रॉस द कंट्री। थर्ड पार्टी ऑडिट करवाओ, सबसे बढ़िया बात है। अलाइन विद द ग्लोबल फ्रेमवर्क, इको मार्क, ईपीआर, ईएसजी, ग्रीन बॉन्ड एक्सेट्रा। Developed under the Environment Protection Act 1986, complies with various laws including वन अधिनियम और आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। Environment Audit Designated Agency EADA or Certification, Registration, Oversight, Training of EAs. Registered environment auditors undertake samplings, analysis, compensation calculation verification under green credit rules, audit under waste management rules and others. दो टायर का सिस्टम है। टायर वन जो आपका comprises existing government regulator based on review of compliance by agencies like CPCB, SPSP and Ministry of Regional Offices. Tier 2 में Environment Auditor based mechanisms. Implementation Ministry of Environment, Forest और Climate Change. Oversight mechanism Steering Committee led Additional Secretary for MOEFCC. बताओ आगे।
कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू है, सब फालतू है, कुछ नहीं। आगे बढ़ो। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आओ महाराज, आओ। इसने बड़ा खराब कर रखा है काम। असेसमेंट अपने हिसाब से करते हैं और जमीन पे आते हैं। देखो क्या कहता है। मैंने कहा बिल्कुल ही बैंड बजा पड़ा। Supreme Court reviewed and overturned its May 2025 decision in One Shakti versus Union of India, which restrained the centre from granting ex post facto environmental clearance. Ex post facto मतलब काम होने के बाद mining project or regularizing act that contrary the 2006 EIA नोटिफिकेशन। काम होने के बाद कहते हैं कि हम तुमको वो दे देंगे परमिशन, ठीक है, एनवायरनमेंट की। भाई पहले दो ना यार, जब काम शुरू होना है। About post facto environmental clearance and ex post facto EC essentially allow a project proponent to continue with its project without obtaining EC prior to project commencement। मतलब जरूरत नहीं है। आपने मान के चलो, आप एक माइनिंग कंपनी हो, आप गए, खुदाई शुरू कर दी, उसके बाद आप कह रहे हो, कहते कि मेरे को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दे। भाई पहले चाहिए होता, ठीक है, वो कह रहा नहीं नहीं तो ले भी ले, कोई बात नहीं। तो द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन क्लियरली रिक्वायर प्रायर, देखो क्लियरली रिक्वायर environment clearances before a project can start. Previously, in Common Cause versus Union of India and others, Supreme Court held that the concept of the ex post facto or retrospective environmental clearance is completely alien to environmental jurisdiction। कहीं तो मजाक मत उड़वाओ यार अपना। EC is required in India for projects that can significantly impact the environment। EI notification 2006 list और 39 type of the activities mining infrastructure power plant sector that need EC to prior to start the project। yes, ठीक है। प्रोजेक्ट ए, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट को उसे कंसिडर एट लीस्ट सेंट्रल लेवल इन मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री खत्म, एक तो इतनी बड़ी नाम रख देते हैं, मिनिस्ट्री बोल दो भैया। कैटेगरी बी हैंडल्ड एट द स्टेट लेवल, ठीक है। तो इन्वायरमेंट बेसिक सी बात है जी, राम कहानी की जरूरत नहीं है। जो इन्वायरमेंट का क्लियरेंस है वो पहले लिया जाता है, ना कि बाद में लिया जाता है, ठीक है। बस इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये एक्स पोस्ट फैक्टो जो है ना, और रेट्रोस्पेक्टिव, ये मतलब आप काम कर चुके हो, यहाँ पे खड़े हो, अब आप कह रहे हो कि पीछे का मेरे को वो दे दे, क्या नाम है, क्लियरेंस दे दे। कैसे दे देगा वो, समझ रहे हो? बिल्कुल फालतू की बात है। आ जाओ जी, ये तो बहुत ज्यादा विवाद है, ये सुपर इम्पोर्टेंट डाल दो इसमें। इसने तो जितना वो करा है ना, प्रॉब्लम डाली है, उससे इससे ज्यादा तो किसने डाली ही नहीं। एक मिनट, चलो शुरू है। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड देख लो भाई, ये पूरा अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। इसमें ये ग्रेट निकोबार है, ये इंडिया का लोएस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है भाई, शुरू करें। वाई न्यूज, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर sought factual report from Andaman and Nicobar Island administration on complaint that forest rights had not been settled under Forest Right Act 2006 before diverting forest land for ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हुआ क्या है, कंप्लेंट आ रही है कि भाई साहब जो फॉरेस्ट राइट है उनको सेटल नहीं करा गया है। आपका ये जो फॉरेस्ट को आप जो डाइवर्ट कर रहे हो ग्रेट निकोबार आइलैंड के, उससे पहले,
ठीक है, क्या था प्रॉब्लम देखते हैं एक बारी। ट्राइबल काउंसिल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, शेड्यूल 5 6 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी ट्राइबल काउंसिल बिल्कुल बनेगी। इन अंडमान निकोबार आर स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर अंडमान निकोबार आइलैंड रेगुलेशन 2009 have limited advisory and executive power unlike autonomous council under 6th schedule। अब 6th शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि आपको पूरी की पूरी ऑटोनॉमी मिलती है, डीएसी मिलती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलती है आपको, एडमिन काउंसिल। इस केस में नहीं मिलती, इसके अंदर लिमिटेड मिलती है। ठीक है, लिमिटेड क्यों बोलती है? क्योंकि भाई ये हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और हाई इम्पोर्टेंस फॉर द, क्या नाम है, आर्म फोर्सेज है, तो इसमें लिमिटेड दे रखा है क्योंकि यहाँ पे सारे में पूरा ट्राइबल ही है। ठीक है, बट ये हमारे लिए हाईली इम्पोर्टेंट भी है, तो यहाँ पे लिमिटेड दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इनकी थोड़ी सी पावर कम कर रखी है, और इट मेक सेंस। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन दैट इट डज नॉट नीड टू इम्प्लीमेंट द एफआरए। अब वो ये कहता है कि जंगल काटने के लिए हमें फॉरेस्ट राइट की जरूरत नहीं है। वाह ठीक है भाई। Arguing that tribes were already protected under the protection of the Aboriginal Tribes Act 1956। तो वो बोल रहा है, कहता है कि एफआरए की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ट्राइब है वो प्रोटेक्टेड है। वो किसमें है? आपकी पैट में, प्रोटेक्शन ऑफ एब ओरिजिनल ट्राइब्स एक्ट 1956। कहता ठीक है भाई, चलो ये सरकार का मत है। Pat 56 gives local administration unilaterally authority to divert forest land। तो ये जो है पैट, ये कहता है कि आप यू कैन डाइवर्ट द फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, whereas FRA mandate consent to be obtained from the ग्राम सभा। अब है क्या कहानी, बिल्कुल सही है, जबकि आपने पैट बना दिया तो आप कह रहे हो प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल एक्ट। ठीक है, ट्राइब को प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, जंगल को मूव कर रहे हो। ठीक है, जंगल को मूव कर रहे हो, ठीक है भाई। तो एफआरए बोलता है, कहता है कि वहां की ट्राइब से आपको कॉन्सेंट लेने की जरूरत है। ठीक है, वो कहता है कद्दू मेरा, हमने प्रोटेक्ट कर रखा है आपको, हम नहीं लेंगे। तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। समझ रहे हो, आप पूरा ट्राइब मूव कर रहे हो और विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द पीपल, जबकि ठीक है यूटी की वजह से उनको पूरे राइट्स नहीं मिल पाए और ना ही कभी मिलेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हनन करने आ जाओगे, ये तो हनन है ना। तो अबाउट ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, मैसिव ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कंसीव्ड बाय द नीति आयोग, ओहो वो अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2021। है क्या? नोडल एजेंसी अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन incorporated in 1988 under the Companies Act 1956। प्रोजेक्ट कंपोनेंट क्या है? इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट गैलथे बे, गैलथे बे दिखा देते तुमको, ये रहा गैलथे बे। ठीक है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट बनना, एयरपोर्ट बना है वो जी, यहाँ पे बनेगा एयरपोर्ट। ठीक है, ये रहा एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड मतलब शुरू से बना नहीं हुआ, वहां पे पेड़ कटेंगे, एयरपोर्ट बनेगा। ठीक है, अब 450 मेगावाट पावर प्लांट बनेगा और मॉडर्न टाउनशिप बनेगी। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, एडवांसमेंट हो रही है। तो हमेशा से इकोनॉमिक वर्सेस इन्वायरमेंट रहा है और रहेगा। ठीक है, दोनों में कोई सही नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट इसका घर जा रहा है, बात खत्म। ठीक है, डैम सेफ्टी इन इंडिया, डैम सेफ्टी इन इंडिया, डबल आई एस ई आर भोपाल रिसर्च डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट of sedimentation-induced vulnerabilities in large reservoirs, analyzing data from Central Water Commission's report "Compendium on Sedimentation of Reservoir in India"। भाई साहब शब्द देखो, कॉम्पेडियम होता क्या है, मेरे गांव में नहीं बताओगे जी। Compendium is a concise, comprehensive collection of information analysis over items regarding a specific subject।
भाई साहब कहाँ से लेके आए शशि थरूर। तो भाई किताब लिखी है सेडिमेंटेशन ऑफ द रिजर्वायर पे। समझ में आ गई बात। तो की फाइंडिंग क्या है? की फाइंडिंग ऑन स्टेटस ऑफ सेडिमेंटेशन, many reservoirs lost nearly 50% of their designated storage capacity due to sedimentation. Regional variation: Himalaya region, west flowing rivers, Narmada Tapi, east flowing। बेसिकली है क्या सेडिमेंटेशन क्या है? रिवर बह रही है, ये रिवर बह रही है, ठीक है। अब वो सिल्टिंग कर रही है, जैसे मान के चलो ये रिवर का टॉप वाला पार्ट है जहाँ पे पानी आपको दिखता है, गहरी होती है नदी। तो मान लो कि ऐसे करते हैं, चलो तीन केस बनाते हैं। कैचमेंट एरिया है, सोच लीजिए, समझना बहुत ठीक। केस वन, नई नदी है, न्यू नदी है, ठीक है। तो वो गहरी है, ठीक है, डेप्थ है उसमें, ठीक है, कम चौड़ी है, तो जो विड्थ है वो कम है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा है। अब होगा क्या, ये वाला जो पार्ट है ना वो सिल्टिंग करेगा, यहाँ मिट्टी बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी लेकर के आएगी नदी, ठीक है। तो सिल्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे मिट्टी जमनी, सेडिमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी। अब क्या हुआ, गहराई कम हो गई, ठीक है, डेप्थ कम हुई, पानी कहीं तो जाएगा, विड्थ बढ़ गई, तो कैचमेंट एरिया बढ़ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बिल्कुल मेच्योर वाली स्थिति में आ गई है। अब क्या है, सिल्टिंग हाई है एकदम, पूरे में भरा पड़ा है, ठीक है, नदी फट जाएगी, बहुत ज्यादा विड्थ हो जाएगी और स्पार्स हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब तो बहुत सारे आपकी एस्चुरीज बन जाएगी, बहुत सारी आपकी और नदी निकल के बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो सिल्टिंग हो गई। अब ये क्या कैचमेंट एरिया बन जाता है। अब ये कैचमेंट एरिया में इतनी सिल्टिंग है, जैसे मान करके चलो रिवर बेड देखें ना, तो रिवर बेड निकल के आ जाता है, तो नदी मर जाती है बेचारी, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो जाती है और बाढ़ का कारण बनता है बहुत ज्यादा, इसमें आपका फ्लड्स आती है। खैर, आ जाओ भाई, तो सेडिमेंटेशन की कहानी सुन लो। तो हर रिवर में ये जो भी आपकी बहुत तेज बहने वाली रिवर्स हैं वो सब में ये प्रॉब्लम है। तो इसमें रीजनल की जरूरत नहीं है, सारे समझ लो आप, जितनी भी तेज बहने वाली नदियां हैं ना वो सब इसमें इंक्लूड होंगी ही होंगी, ठीक। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सेडिमेंट स्टार्वेशन, reduce water security, increase energy deficit, etc. Dams in India. India is third largest dam owning nation after China and USA. Around 6,000 large dams are in India. 2023, Maharashtra has the highest number. Largest reservoir in terms of the volume in the Sagar dam. ठीक है। Concerns क्या है, more than 80% of the large dam are over 50 to 25 year old। मतलब ये इनकी होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन है। होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कि कब अगर चल पाएगा ही, या अगर ये मान लो गलती से फट गया, पूरे गांव के गांव खत्म, तो ये एक समस्या है। इनिशिएटिव टेकन टू इंश्योर द डैम सेफ्टी इन इंडिया, डैम सेफ्टी एक्ट 2021, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एनडीसी ऑन डैम सेफ्टी एंड नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी एंड स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, National Register of Large Dam by CWC, Dam Rehabilitation and Improvement Projects, DRIP, Phase 2 or 3 implemented by the Department of Water Resources, River Development and Ganga Region through Central Water Commission, ठीक है, with financial assistance from World Bank and Asian Infrastructure Investment Bank. Seismic Hazard Analysis Information, अदर्स क्या है, नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम राजस्थान, डैम हेल्थ रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन धर्मा, डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल बाय स्टेट एक्सेट्रा। बताओ सब फालतू। ग्लोबल स्टेप टेकन टू इंश्योर द डैम सेफ्टी, वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईयूसीएन। ये कुछ बढ़िया लगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अटपटा है। देखो, डैम सेफ्टी को वर्ल्ड बैंक चला रहा है और आईयूसीएन, आईयूसीएन का खेल लेना, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है।
इसलिए उनका लेना देना है। ठीक है, ये तुम्हें अजीब लगेगा मार्क करने में, तो जो अजीब है वो ही पेपर में आएगा। ठीक है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम आई कोल्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1958, इंडियन नेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम इन कोल्ड, आई कोल्ड इंटरनेशनल, इन कोल्ड भारत का, मिलिट्री इंटरेक्शन विद आई कोल्ड। आ जाओ भाई सीट मैनेजमेंट, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीट मैनेजमेंट क्षेत्र में। एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था जनवरी में, अच्छा आर्टिकल आया था, उसमें 4 केस स्टडी दी थी, 4 केस स्टडी, बहुत बढ़िया थी, मतलब मेंस में लिखने वाली चीज थी वो, मेंस में बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। तो जब तुम्हारा प्रीलिम हो जाए तो मैंने लिख दिया है कुरुक्षेत्र जनवरी एडिशन 2026, 4 केस स्टडी पढ़ाई है मैंने, बट वो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो देख सकते हो, ठीक है, बेहतरीन है। और क्या है इसमें, द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज रिलीज्ड अ ड्राफ्ट सीड बिल 2025। क्या है इसमें, सीक टू रिप्लेस द सीड्स एक्ट 1966, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983, objective get to quality, to regulate the quality of the seeds planting material available in the market। बिल्कुल सही बात है। ये हाईलाइट, नो अनरजिस्टर्ड सीड्स टू बी सोल्ड except farmers variety and the produced exclusively for export purposes। ठीक है, mandatory boarding on Sarthi portal, a national portal created by the Ministry of the Agriculture and the Farmer Welfare in partnership with the National Informatic Center to provide complete traceability of seeds from point of origin till they reach the farmer। Seed variety to confirm the Indian minimum seed certification standards. Central and the state seed committees to be constituted by the central government and the state government respectively. Registration subcommittee to recommend variety of seeds for registration after scrutinizing their claims. National Register on Seed Variety, a register of all variety of seed kept under the control of management of registrar. Protect farmers' rights to save, use, exchange or sell their seeds without needing branding registration, but they cannot sell them under a brand name. Correct. Establishment of the state central or state seed testing laboratories। कॉमन सेंस वाली चीजें सारी की सारी, कोई भी ऐसा खतरनाक कोई बात नहीं है। सीड बैंक होना बहुत जरूरी है, 3 लेयर पे होनी चाहिए, समझो, इसको हटाओ, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। सीड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले विलेज वाइज होना चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए, फिर स्टेट वाइज होना चाहिए, और इन तीनों का संग्रह होना चाहिए नेशनल वाइज। और अगर कोऑपरेशन बन जाता है बड़े लेवल पे तो इंटरनेशनल सीड बैंक होना चाहिए। क्यों जरूरी है इतना, कल को मान के चलो जैसे मान कर समझो बात को, 40 तरीके के सीड्स है एक ही फसल के, मतलब मान लो कि चावल मान लो, राइस मान लो, 40 तरीके की सीड है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब आपके पास 40 ऑप्शन है तो आप क्लाइमेट रेजिलिएंट फसल उगा पाओगे। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट आपको क्रॉपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, हर मिट्टी के हिसाब से डिमांड बेस्ड, डिमांड कौन सी, जो डिमांड आपकी सॉइल की है वो, ठीक है, उस हिसाब से बना पाओगे। और वाटर, जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए उधर उस तरीके का चावल लगा पाओगे, तो आपका मैक्सिमम आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए
आपको जरूरत है सीड बैंक्स की। इनफैक्ट जो आपके सीड बैंक हैं, आपको बता देता हूँ मैं, जो अंटार्कटिका में एक प्रॉपर आपका सीड बैंक बनाया हुआ है। इनफैक्ट उसमें ह्यूमन के भी जीन भी रख रखे हैं, सारी चीजें रख रखी हैं कि कल को दुनिया खत्म हो जाती है तो वहाँ पे सिविलाइजेशन की सारी चीजें रखी मिले। कोई अगर ढूंढता है तो, या हम कोई कहीं दिक्कत ज्यादा हो जाती है तो वहां से चीजें निकाल करके दोबारा बना सकते हैं। तो ये सब भी चल रहा है मार्केट में। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी चीज थी। तो आगे बढ़ो। कोऑपरेटिव एनालिसिस ऑफ द सीड एक्ट 1966 एंड ड्राफ्ट सीड बिल 2025 है क्या? रेगुलेटरी स्कोप लिमिटेड है, नोटिफाइड है, ज्यादा पता ही नहीं था उस टाइम पे, इतना दिमाग नहीं था, वो अलमारी में रखा नहीं। प्रॉपर हर चीज है भाई, कि कहाँ पे कौन सी वैरायटी मिलेगी बिकेगी, हर चीज है। कवर्स ऑल कमर्शियल सोल्ड सीड वैरायटी। ठीक है, सीड रजिस्ट्रेशन डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, करा दे नहीं करा दे तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है, चलता कुछ नहीं भाई, मैंडेटरी। मैंडेटरी है वो, कल को वो प्रजाति ही लुप्त हो गई, क्या कर लोगे? तो मैंडेटरी रजिस्टर फॉर एवरी सीड वैरायटी, और नोटिफाइड वैरायटी आर डीम्ड टू रजिस्टर, पुरानी वाली को रजिस्टर। क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म, पर तो कोई है ही नहीं, इंस्पेक्टर ही नहीं, क्या करेगा? तो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर द जर्मिनाइजेशन एंड टेस्टिटी विजिबिलिटी टेस्टिंग स्ट्रक्चर था ही नहीं। मैंने बोला भाई स्टिक करो, क्वालिटी मार्क करो, डिजिटल लेबलिंग करो, क्यूआर करो। इससे क्या हो कि उस सीट की गुणवत्ता पता चले सबको। ठीक है। फार्मर राइट लिमिटेड प्रोटेक्शन कुछ नहीं होता, फार्मर हैड नो स्ट्रक्चर कंपनसेशन, फार्मर कैन से वैक्सीन नो सेल देयर सीड्स। बिल्कुल सही। बिकते हैं सीड, जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड होते हैं ना, वो बिकते हैं, वो नहीं बिकते वो। ठीक है। मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वीक ओवरसाइट, कुछ भी चल रहा है, लिमिटेड सीड सर्कुलेशन। यहाँ पे क्या कह रहा कहता है स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे करोगे, लोग तो है नहीं हमारे पास। ठीक है। पेनल्टी फाइन्स वर लो एंड आउटडेटेड, यहाँ पे क्या 3 टियर पेनल्टी सिस्टम है, ट्रिवियल माइनर मेजर। तो टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या बोलता है? डिड नॉट एम टू रिगार्ड हाइब्रिड GM seed or biotech advancement, incorporate biotech norms, regulated seed import, oversight mechanism for modern technologies। ठीक है, समझिए। आ जाओ। Overseas of India seed sector, fifth largest seed industry in the world, fifth largest। ठीक है, USA has the largest industry, correct। Seed export amount USD 150 million within the global export market, value $15 billion। देखो इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखो, ये बहुत है। The seed program allows the limited generation seed for multiplication in phase-wise manner. Recognize 3 generations of seed. Breeder seed, progeny of the nucleus seed of variety, and is produced by the originating breeding or sponsored breeding. ICAR promote sponsor breeding। ठीक है, through National Seed Corporation, Farm Corporation of India, कृषि विज्ञान केंद्र। Foundation seed, progeny of the breeder seed, production of the production of foundation seed has been इंटरेस्टेड बाय द, इतना नहीं पढ़ना है हमको, हमने कोई वो वैज्ञानिक नहीं बनना। तो बस इतना बड़ा आइकार कर रहा है। सर्टिफाइड सीड है, इट्स अ प्रोजेक्टिव फाउंडेशन ऑफ द सीड, बात करो, इतना दिमाग लगाना नहीं। ठीक है, याद ही नहीं रहेगा, जो याद रहेगी उसको पढ़ना नहीं। खत्म, सिंपल सा निकल। और की इनिशिएटिव टेकन, नेशनल सीड पॉलिसी emphasize seed production, quality assurance, and seed distribution and marketing. Protection of plant variety and Farm Rights Act 2008 provide for the establishment of an effective system for protection of plant variety, rights of farms and plant breeders, and encourage the development of the new variety। समझ में आ गई? Seed village program बीज ग्राम योजना improve farmer seed quality। National Seed Reserve to ensure seed availability during the climate disruption। Odisha launched a roadmap to integrate land races into the formal seed system। Land races are genetically diverse crop populations involved with traditional farmers practices through combination of natural adaptation and human selection। National Seed Project Phase 3, सीड मैनेजमेंट 2.0 एक्सेट्रा। कुछ नहीं है इसमें, जो बताना था मैंने बता दिया, उतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है।
आज के लिए इतना ही करते हैं, कल पेज नंबर 90 से शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान रखो अपना, कल मिलते हैं। ओ सॉरी, कल तो संडे है, परसों मिलते हैं। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।